नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 हमारा राजस्थान किताब का 9वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन। इस अध्याय में हम गांवों व शहरों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। इस अध्याय को पूरा समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा अध्याय ग्रामीण व शहरी प्रशासन। विद्यालय में छुट्टी होने पर सोनू जब घर पहुंची तो देखा घर पर पास के विद्यालय के शिक्षक उनके माता पिता से बातचीत कर रहे थे। तब शिक्षक महोदय ने सोनू से कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई। इस रविवार को विद्यालय में अपने जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड की प्रतिलिपि जमा कर एक फॉर्म भर देना। सोनू ने पूछा, ऐसा क्यों करना है? उन्होंने बताया कि वह अगले माह 18 वर्ष की होने वाली है। जा रही है। आने वाले समय में उसे भी मतदान करने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए उसका नाम मतदाता सूची में जुड़वाना जरूरी है। साथ ही मतदाता पहचान पत्र जारी होने पर ही उसे मतदान देने का अधिकार मिलेगा। सोनू ने पूछा कि ये काम जब निर्वाचन विभाग का होता है तो आप क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा ही विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को कार्य सौंपा जाता है, जिनका कार्य घर घर सर्वे कर 18 वर्ष की आयु वाले युवक युवतियों के नाम को जोड़ने के साथ नए एवं वंचित मतदाताओं को जोड़ना और पलायन कर चुके तो अमृत मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची से हटाने का कार्य करना होता है। सोनू ने पूछा कि फिर आप विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं क्या? तब शिक्षक बोले, नहीं बेटा, ये पढ़ाने के अतिरिक्त कार्य हैं जिसे जिला प्रशासन द्वारा सौंपा गया है। यहाँ पर सोनू और उसके गुरुजी के समक्ष जो बातचीत हुई है उसको दर्शा गया, जिसमें सोनू 18 वर्ष की हो रही तो उसका नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों सहित सोनू को विद्यालय में बुलाया गया ताकि उसका फॉर्म भरा जा सके और आने वाले समय में वो भी मतदाता सूची में नाम होने से अपने मतदान का उपयोग कर सके। सोनू के पिता बोले, जिस प्रकार घर के मुखिया के रूप में घर के बुजुर्ग होते हैं, उनके निर्णयों को सभी मानते हैं। उनके सामने हम अपनी इच्छा या समस्या रखते हैं तो वे उसका समाधान करते हैं। घर के सदस्यों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि की पूर्ति भी तो परिवार के सदस्यों द्वारा ही की जाती है। जब जिला प्रशासन की बात आती है तो उसके पिताजी सोनू को समझाते हैं कि जिला प्रशासन है वो घर में मुखिया के समान होता है। तब शिक्षक महोदय बोले कि सोनू, आपके पिता ने परिवार के उदाहरण से सरकार के कामकाज को बताया। ये अच्छा प्रयास था। जिस प्रकार घर का प्रशासन मुखिया और घर के सदस्यों के कार्य और दायित्व से पूरा होता है या चलता है, ठीक उसी प्रकार हमारी स्थानीय स्तर की सरकार भी त्रिस्तरीय व्यवस्था से चलती है। त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर की स्थानीय व्यवस्था होती है। स्थानीय सरकार का जो स्तर है वो 3 स्तर का होता है। ग्रामीण प्रशासन में यह क्रम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में छोटे से बड़े क्रम में है। ग्राम पंचायत गांव स्तर पर, पंचायत समिति जिसमें कुछ पंचायतें सम्मिलित होती है और जिला परिषद जिला स्तर पे होती हैं। चलो आज मैं तुम्हें ग्रामीण प्रशासन को समझाने का प्रयास करता हूँ। ग्रामीण प्रशासन, अब हम देखते हैं ग्रामीण प्रशासन में क्या क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त वर्गों के लोगों को लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में 73वें संविधान संशोधन विधेयक अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसकी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। ग्रामीण प्रशासन ने उसको 3 स्तरों में बांटा गया है और जिसका उल्लेख 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत किया गया है और जिसकी अनुसूची है 11वीं। सोनू ने शिक्षक से पूछा कि ये त्रिस्तरीय ढांचा क्या होता है। अब सोनू पूछ रही है शिक्षक से, ये त्रिस्तरीय ढांचा क्या है? तब शिक्षक महोदय ने इसे चार्ट के माध्यम से बताया कि ग्रामीण स्तर पर यह त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसके तहत हमारा शासन काम करता है। पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचे का स्वरूप। त्रिस्तरीय ढांचे में पहला है जिला परिषद। जिला परिषद में जिला प्रमुख जिसका निर्वाचन होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये राज्य की अधिकारी होता है। दूसरा है पंचायत समिति। पंचायत समिति स्तर पर जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है प्रधान, जबकि राज्य के अधिकारी होता है खंड विकास अधिकारी, ये सरकारी अधिकारी
होता है। तीसरा स्तर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत पर निर्वाचित व्यक्ति होता है सरपंच और राजकीय अधिकारी होता है ग्राम विकास अधिकारी। इस प्रकार स्तरीय ढांचे में एक तो जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है और दूसरा राज्य सरकार का अधिकारी होता है। जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के कार्य। अब हम इनके कार्य देखते हैं। जिला परिषद के कार्य स्थानीय आवश्यकताओं और स्रोतों के अनुसार पंचायत समितियों की क्षेत्रीय योजनाओं को समेकित कर जिले के लिए अंतिम योजना तैयार करवाना। पंचायतों की ग्राम सभाएं व बैठकों का पर्यवेक्षण। जिला परिषद का मुख्य कार्य पंचायत समिति स्तर पर जो भी क्षेत्रीय योजनाएं बनाई जाती है उसका जिला स्तर पर संकलन करना, यानी समेकित एक जगह इकट्ठा करना और अंतिम योजना तैयार करना। इसके अलावा पंचायत समितियों व पंचायतों की नीतियों का अंतरण करना। ग्रामीण स्वच्छता एवं ग्रामीण आवास कार्यक्रम चलाना, ये भी जिला परिषद का कार्य होता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायतें दूर करना। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। जिला परिषद का मुख्य कार्य ये भी होता है कि प्राथमिक शिक्षा 1ली से 8वीं तक की शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना। अब हम देखते हैं पंचायत समिति के कार्य। पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना। पंचायत समितियां पंचायतों के कार्यों की समीक्षा करेगी और उनका पर्यवेक्षण भी करेगी। नवनिर्वाचित सरपंचों व पंचों को प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देना। नए सरपंच व पंचों का जब चुनाव होता है तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस प्रकार आपको सरपंचों व पंचों का कार्य करना है और इसके साथ ही मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है। सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों में समन्वय करना। त्रिस्तरीय व्यवस्था में पंचायत समितियां समन्वय का कार्य भी करती है। साधारण सभा की बैठक आयोजित करना। साधारण सभा की बैठकें भी पंचायत समितियां आयोजित करती हैं। इसके अलावा पंचायत समिति की बैठकों व स्थानीय समितियों के द्वारा लिए निर्णय की अनुपालना का नियंत्रण रजिस्टर रखना। जितनी भी बैठकें व निर्णय होते हैं उनका रजिस्टर में नियंत्रण रखने का कार्य भी पंचायत समितियों का होता है। कार्यस्थल एवं पंचायत मुख्यालय पर वास्तविक व्यय को दर्शाने वाले बोर्ड लगवाना। जो भी सार्वजनिक कार्य होता है उस जगह पर वास्तविक व्यय को दर्शाने वाले बोर्ड को लगाया जाता है। ये कार्य भी पंचायत समितियों का होता है। पशु मेलों का आयोजन करना। पंचायत समितियों का कार्य पशु मेलों का आयोजन करना भी होता है। अब अगला है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य स्वच्छता एवं पेयजल व्यवस्था। ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता को बनाए रखना व पेयजल की उचित व्यवस्था करना ग्राम पंचायत का कार्य होता है। मार्ग में प्रकाश व्यवस्था। रात्रि के समय में ग्राम पंचायत क्षेत्र के मार्गों में उचित लाइट की व्यवस्था करना। मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं आवेदकों को रोजगार उपलब्ध करवाना। मनरेगा कार्यक्रम होता है उसमें जो भी काम करवाना है उनका उचित क्रियान्वयन करना व जो आवेदन करना चाहते हैं रोजगार प्राप्त करने के लिए उनके आवेदन उपलब्ध करवाना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक कोई भी वितरण का काम हो तो वो सब ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। ग्रामीण सड़कों का रखरखाव। गांव की सड़कों का रखरखाव भी ग्राम पंचायतों का ही होता है। अगला है जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण। ग्राम पंचायत क्षेत्र के जितने भी जन्म, मृत्यु व विवाह होते हैं उनका पंजीकरण करने का कार्य भी ग्राम पंचायत का होता है। आपदाओं एवं महामारी के समय जिला प्रशासन से समन्वय। अगर कोई आपदा या महामारी आ जाती है तो उस समय जिला प्रशासन से समन्वय का कार्य ग्राम पंचायत करती है। चारागाह एवं वनों का विकास। पंचायत क्षेत्र में चारागाह भूमि व वनों के विकास का काम भी ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। मानव एवं पशु स्वास्थ्य, पोषण व परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सहायता। स्थानीय भौतिक संसाधनों का विकास एवं समुचित उपयोग। पंचायत स्तर पर जितने भी भौतिक संसाधन है उनका विकास करना और उचित उपयोग करना। अब हम जानते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है जो वार्ड पंचों, उप सरपंच व सरपंच से मिलकर गठित होती है। ग्राम पंचायत का गठन है वो वार्ड पंच, उप सरपंच व सरपंच मिलकर करते हैं। इन पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न करवाया जाता है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा
निर्धारित समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत में सचिव का कार्य सरकारी कागजातों के रिकॉर्ड को रखना है एवं बैठक की कार्रवाई को लिखना है। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह कम से कम 2 बैठक आवश्यक होती है, यानी 1 महीने में ग्राम पंचायत की 2 बैठकें होना अनिवार्य है। और इसका लेखा जोखा है वो सचिव, ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है उनके द्वारा किया जाता है। अब अभ्यास करें। अब आपको अभ्यास के रूप में कुछ संदेह रखें। आपके ग्राम पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों के नाम बताइए। तो आपको नाम बताना है। सरपंच का नाम यहाँ लिखना है, उसके बाद उप सरपंच का और उसके बाद वार्ड पंच का। आपके गांव में जो भी पदाधिकारी उनके नाम इनके आगे लिखने हैं। अब है पंचायत समिति। पंचायत समिति ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। राज्यों के जिलों को विकास की दृष्टि से कुछ छोटे विकास खंडों में विभाजित किया जाता है। इन विकास खंडों पर ही पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसके निर्वाचित सदस्य प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति के जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने में से ही प्रधान व उप प्रधान का चुनाव करते हैं। और पंचायत समिति क्षेत्र में जितने भी ग्राम पंचायतें आती हैं उनके सभी सरपंच पंचायत समितियों के पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम 25 वर्ष का होना आवश्यक है। प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधी कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक खंड विकास अधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO नियुक्त किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायत समिति के सदस्य हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और खंड स्तर का जो अधिकारी होता है वो खंड विकास अधिकारी होता है, जिसको अंग्रेजी में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO कहा जाता है। आपके जिले में कितनी पंचायत समितियां हैं, नाम लिखिए। ये पंचायत समितियों की संख्या अलग अलग जिलों में अलग अलग होती है। आपके जिले में कितनी पंचायत समितियां हैं वो आपको लिखना है। अब आगे है जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष स्तर की संस्था जिला परिषद है। यह जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है। इस तरह गठित प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन चुनाव उस वार्ड के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। यह सदस्य जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं। जिले की कुछ पंचायत समितियों को मिलाकर जो वार्ड गठित किए जाते हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त जिले के पंचायत समितियों के प्रधान, जिले के अंदर जितनी भी पंचायत समितियां उनके सभी प्रधान, जिले से निर्वाचित विधानसभा सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मिलकर जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो जिला परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो अपने में से ही जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं, जबकि सदस्यों में तो उस जिले के पंचायत समितियों के प्रधान, निर्वाचित विधानसभा सदस्य व लोकसभा सदस्य और कोई राज्यसभा सदस्य वो भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। लेकिन ये जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जिले में समस्त विकास कार्यों का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। जिला स्तर पर विकास कार्यों का जो मुख्य दायित्व है वो जिला परिषद का ही होता है। अब हम देखते हैं आय के स्रोत। ये जितने भी विकास के कार्य करवाते हैं इनके आय के स्रोत क्या हैं। तो ग्राम पंचायत स्तर पर आय के स्रोत हैं विभिन्न प्रकार के कर, जैसे भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय पर कर, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, सरकार से प्राप्त अनुदान, समुदायों से प्राप्त अनुदान, दोषियों से एकत्र दंड राशि आदि। ये सब ग्राम पंचायत के आय के स्रोत हैं। दूसरा है पंचायत समिति। पंचायत समिति के आय के स्रोतों में स्थानीय करों और शुल्कों से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को चलाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि, व्यापारी व्यवसायों और उद्योगों पर लगाए गए कर से प्राप्त आय, ये सब पंचायत समिति के आय के स्रोत हैं जिससे ये अपनी विकास योजनाएं संचालित करती हैं।
तीसरा है जिला परिषद। केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त अनुदान, पंचायत समितियों से की गई वसूलियां, राजस्व का प्राप्त निश्चित हिस्सा, सरकारी तथा गैर सरकारी ऋण, लोगों द्वारा दिए गए अनुदान आदि, ये सब जिला परिषद के आय के स्रोत हैं। आओ अभ्यास करें। आपके क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान बंद रहती है तो आप इसकी शिकायत किससे करेंगे? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो मुख्य दायित्व है वो पंचायत स्तर पे होता है, तो अगर ये दुकान बंद रहती है तो इसकी शिकायत हम ग्राम पंचायत में कर सकते हैं। सोनू बोली, गुरुजी अब मुझे पता चल गया है कि मुझे मेरे जन्म के प्रमाण पत्र को बनाने के लिए ग्राम पंचायत में जाना होगा, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत संस्था है। ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत की अपनी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना उनका अधिकार और कर्तव्य दोनों है। एक तरह से ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है, यानी ग्राम सभा में उस राजस्व गांव के सभी मतदाता भाग ले सकते हैं। उस राजस्व गांव में जितने भी मतदाता रहते हैं वो सब भाग ले सकते हैं। ये उनका दायित्व व कर्तव्य दोनों ही है, जिसके तहत ग्रामीण स्थानीय समस्याओं के विकास के संबंध में सीधे भाग ले सकते। सामान्यतः हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जानी आवश्यक है। आमतौर पर 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठकें होती हैं और आवश्यकता पड़ने पर यदि ग्राम पंचायत का मुखिया चाहे तो ग्राम सभा की और भी बैठकें आयोजित कर सकता है। अब आगे है ग्राम न्यायालय। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया था। इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। नगरीय स्वशासन। सोनू अपने माता पिता के साथ शहर में बुआ जी के घर पर आई थी, जिनका मकान बनाने का मुहूर्त पूजन था। अभी पूजन खत्म होकर नींव की खुदाई का कार्य प्रारंभ ही हुआ था कि सरकारी गाड़ी के कुछ लोग आए। उन्होंने फूफा जी से मकान के कागजात के साथ साथ निर्माण कार्य की स्वीकृति के आदेश मांगे। फूफा जी ने फाइल में लगे सारे कागज दिखाए। वे संतुष्ट हो गए और मुंह मीठा कर चले गए। रात को जब सभी लोग बैठे तो सोनू ने फूफा जी से पूछा कि नगर निगम वाले क्यों आए थे। तब फूफा जी ने बताया कि यह सरकारी प्रक्रिया निर्माण से पहले नगर निगम से स्वीकृति ली जाती है। शहरों में नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका का काम है, तो गांव में ग्राम पंचायत का। तब सोनू ने कहा कि फूफा जी मुझे ग्राम पंचायत की जानकारी तो है, लेकिन ये नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका क्या होती हैं? तब फूफा जी ने बताया कि यह एक नगरीय शासन व्यवस्था है जिसमें क्षेत्र और जनसंख्या के मानदंडानुसार वार्ड को बांटा जाता है और सभी वार्ड मिलकर एक निगम की स्थापना करते हैं। इसका मुखिया महापौर या सभापति होता है और वार्ड से चुने गए प्रतिनिधि पार्षद होते हैं। यह नगर की सभी सुविधाएं जैसे सड़क, यातायात, पेयजल, बिजली, सफाई, चिकित्सा, स्वच्छता आदि का ध्यान रखते हैं। जैसे तुम्हारे ग्राम में ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वार्ड पंच द्वारा ग्राम के विकास का कार्य किया जाता है। तो जिस प्रकार ग्रामीण इलाकों में सरपंच व वार्ड पंच होते हैं, उसी प्रकार शहरी इलाकों में वार्ड का जो प्रमुख होता है उसको तो हम पार्षद कहते हैं, और सरपंच की जगह जो नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका का मुखिया होता है वो या तो महापौर कहलाता है या सभापति कहलाता है। सोनू ने कहा, जैसे हमारे गांव में सरपंच और वार्ड पंच मिलकर गांव का विकास देखते हैं, तो शहरों में ये काम कौन कौन देखता है और कैसे? शहरी शासन के 3 रूप होते हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। ये बड़े शहर जहाँ जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा हो, वहाँ सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा होने पर नगर निगम बनाया जाता है। जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा व 5 लाख से कम होती है, वहाँ नगर परिषद की स्थापना होती हैं। वे शहर जहाँ जनसंख्या 15,000 से 1 लाख तक के बीच होती है, वहाँ नगर पालिका बोर्ड बनाए जाते हैं। तो ये नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के गठन की कुछ शर्तें हैं। शहरों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है जिसे वार्ड कहा जाता है। जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में गांव को वार्डों में बांटा जाता है, उसी प्रकार शहरों में भी अलग अलग क्षेत्रों को वार्डों में बांट दिया जाता है।
हर वार्ड से वहाँ की जनता एक प्रतिनिधि या पार्षद चुनकर इन सब में भेजती है। ये अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य करते हैं। ये प्रतिनिधि या पार्षद मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं, जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर, नगर निगम का अध्यक्ष होगा वो तो महापौर कहलाएगा। उसी प्रकार नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति, तो नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। तो इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आओ अभ्यास करें। आपके क्षेत्र में विकास के कार्य किसके द्वारा किए जाता है? तो विकास के कार्य अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद द्वारा, और शहरी क्षेत्रों में तो जो आपकी नगरीय संस्था है, नगर पालिका हो, नगर निगम हो या नगर परिषद, उनके द्वारा करवाए जाएंगे। तो अपने हिसाब से आप इसके उत्तर लिख सकते हैं। फूफा जी ने सोनू को यह भी बताया कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार इन शहरी संस्थाओं के चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी स्थानों का आरक्षण जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुसार किया जाता है। तो कुछ सीटें हैं वो इन वर्गों के लिए आरक्षित रखी जाती हैं। यह आरक्षण की व्यवस्था उनके द्वारा उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि इन वर्गों का हिस्सेदारी के साथ प्रतिनिधित्व भी बढ़े। नगरीय प्रशासन के कार्य, नगरीय प्रशासन के क्या क्या कार्य हैं वो अब उनके बारे में जानकारी लेते हैं। शहरी संस्थाओं के 2 तरह के कार्य होते हैं। एक अनिवार्य कार्य, जैसे शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, दमकल की व्यवस्था आदि कार्य हैं। जबकि कुछ ऐसे कार्य भी है जिन्हें करना उन संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर करता है। इन्हें ऐच्छिक कार्य भी कहा जाता है, जैसे सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय का निर्माण करना, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं से छुटकारा, मेले, प्रदर्शन कार्यों का आयोजन, रैन बसेरों की व्यवस्था आदि। तो नगरीय प्रशासन के 2 तरह के कार्य होते हैं, कुछ तो अनिवार्य और कुछ ऐच्छिक कार्य होते हैं। अनिवार्य कार्य हैं शुद्ध जल व्यवस्था, रोशनी एवं सफाई, जन्म मृत्यु पंजीकरण, दमकल व्यवस्था। और स्वैच्छिक कार्य सार्वजनिक कार्य, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन, आवारा पशुओं से छुटकारा, वृक्षारोपण, वाचनालय एवं पुस्तकालय, स्टेडियम आदि, ये सब स्वैच्छिक कार्य हैं। सोनू बोली, कौन सा काम वार्डों में कराया जाए यह तय कैसे होता है? फूफा जी ने बताया कि जैसे गांव में नुक्कड़ अथवा चौपालों में स्थानीय लोग अपनी स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करते हैं, वैसे ही शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर लोग बैठकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। ये स्थान सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालय एवं घंटाघर हो सकते हैं। ऐसे स्थानों पर चर्चा उपरांत उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर चुनकर पार्षद इनके कार्यों को संस्थाओं के माध्यम से करवाते हैं। इन कार्यों के लिए संस्थाओं को 3 माध्यम से पैसा प्राप्त होता है। एक तो ये केंद्र और राज्य सरकारों से राशि प्राप्त करती हैं, दूसरी ये विभिन्न शुल्क लगाकर और जुर्माने के द्वारा पैसा प्राप्त करते हैं, तीसरा ये संस्थाएं अपने शहरवासियों पर विभिन्न कर लगाकर उनसे पैसा प्राप्त करती हैं। गांव व शहरों के विकास के लिए भी आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। आओ अभ्यास करें। अपने माता पिता तो बड़ों से पूछकर सूची बनाएं कि आपका परिवार ग्रामीण शहरी निकाय की संस्थाओं को कौन कौन सा कर देता है। जितने भी प्रकार की संस्थाएं उनमें आपके परिवार के लोग कौन कौन से कर या टैक्स देते हैं, ये सूची आपको अपने घर वालों से पूछकर बनानी है। वह शब्दावली, भू राजस्व वह कर जो भूमि के प्रयोग के लिए लगाया जाता है। सार्वजनिक कार्य, आम जनता से जुड़े कार्य, पेयजल, पीने योग्य पानी। अब अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्टक में लिखिए। पहला है नगरीय स्वशासन की इकाई है नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। उपयुक्त सभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द विकल्प उपयुक्त सभी। हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? 73वां संविधान संशोधन था जिसे पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, तो ऑप्शन आ जाएगा द। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय प्रशासन को लागू किया गया। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नगर निगम के वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि पार्षद कहलाता है। नगर निगम का जो वार्ड होते हैं उनका प्रतिनिधि होता है वो पार्षद कहलाता है। नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है, सभापति कहते हैं।
स्तंभ को स्तंभ से सुमेलित कीजिए। ग्राम पंचायत का मुखिया, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। जिला परिषद का मुखिया, जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख। पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी, पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी खंड विकास अधिकारी। पंचायत समिति का मुखिया प्रधान। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।